ना है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है, फिजिकल के सारे चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से तो 100 में से 95% केसेस में तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में भी न्यूमेरिकल आते हैं। और रही बात तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो वहां पे भी भरे पड़े न्यूमेरिकल नॉन्स्ट इक्वेशन से, ई नोट सेल से, ईएमएफ, डेल्टा जी। तो इसीलिए आज हम ट्राई करेंगे कि हम आज जितना भी होगा, जितना भी, चाहे बेशक 10-15 मिनट फालतू हो जाए, हाँ आराम से ही पढ़ाऊंगी, टेंशन ना लो, ठीक है, लेकिन बेसिक सीखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। चलो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। एक्सटेंड कर देना, बट अच्छे से पढ़ाना, वरना कोई फायदा नहीं है। वैसे अच्छे से नहीं पढ़ाती क्या जानवी? तो आप जल्दी जल्दी बोल, क्या क्या कह रहे हो? तो आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हो। सच में ऐसा है कि अब तो मैंने अपनी स्पीड बहुत कम कर दी है, ऐसा है क्या? मैम अपने चीज को मैम रिपीट भी क्या करो, मतलब और स्पीड भी। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, जानवी गुप्ता और मैं यहाँ पे सोच रही हूँ जानवी शुक्ला, हे भगवान, आई एम सो सॉरी बेटा, आई एम सो सॉरी। हाँ जानवी का तो मुझे पता है। जानवी तुम क्लास में आओगी बच्चे, तभी तो पता चलेगा ना कि मैम की स्पीड ज्यादा है कम है। एक लेक्चर के बेसिस पे तुम कैसे जज कर सकती हो कि मैम की स्पीड में इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई? जानवी तुम आई कब मेरी क्लास में? तुम आती हो, उसके 15-20 मिनट बाद क्लास लीव करके चली जाती हो, ऐसा तो नहीं चलेगा ना बेटा, पूरा 1 घंटा बैठना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो मुझे लग रहा था एक्चुअल में जानवी शुक्ला बोल रही है, मतलब एक्चुअली तुम दोनों के नाम सेम सेम है ना, इस वजह से। चलो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अब बातें हो गई बहुत ज्यादा, 50 बच्चे हो चुके हैं। अब मैं देखूंगी कि 10 मिनट बाद 50 में से कितने रहते हैं। चलो देखो बच्चे, मैं ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बेसिकली 4 पार्ट में तुम्हें पढ़ाने वाली हूँ। पहला जो रहेगा आज रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ट्राई करना बच्चे, पहले सारा लेक्चर सुनना, उसके बाद कोई डाउट आए तो मुझसे पूछना। क्या बोल रही हूँ मैं, वैसे जनरली मैं क्या बोलती हूँ आपको कि अगर मान लो किसी स्लाइड में समझ में ना आए तो अनम्यूट करके पूछ लेना, लेकिन आज के लेक्चर में ये बोल रही हूँ कि पहले सुन लेना, फिर अगर कोई पॉइंट समझ में ना आए फिर पूछ लेना। तो पहला टॉपिक जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रहेगा, सेकंड अपना रहेगा बच्चे नॉन्स्ट इक्वेशन, और थर्ड रहेगा अपना कंडक्टेंस, जिसपे हम सारा डिस्कस करेंगे, कोलार्श लॉ वगैरह, और लास्ट वाला हमारा रहेगा इलेक्ट्रोलिसिस का, जिसमें हम फैराडे लॉ वगैरह देखेंगे। उसका तो ज्यादा खास नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले हैं, ठीक है। तो चलो बच्चे मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा एक काम और करेंगे आज, एक्चुअल में जो मैं चीजें समझा रही हूँ ना, वो तुम्हारी मर्जी है, नोट डाउन करो या ना करो, क्योंकि मैं कहती हूँ कि लिखनी अच्छी हैबिट होती है, तो लिखना तो है ही तुम्हें, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बच्चे कंसेप्चुअल है ना, तो मैं चाहती हूँ कि आपको ज्यादा फोकस आप समझने में करो बजाय कि लिखने में, ठीक है। तो लिख रहे हो साथ साथ, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लिख पाते हो, एक टाइम पे दो दो काम नहीं कर पाते हो, तो नोट्स तो तुम्हें मैं वैसे ही प्रोवाइड करवा देती हूँ, वहां से आप देख सकते हैं। तो अब चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का नाम लिखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बच्चे बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देखना जरूरी है। तो एक काम करो, इसको ना तोड़ दो। इलेक्ट्रो मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, और केमिस्ट्री से मतलब है बेटा केमिकल एनर्जी से, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में तो हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन ही पढ़ेंगे, केमिकल एनर्जी के बारे में। तो बच्चे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली हम यही देखने वाले हैं कि कौन सी पर्टिकुलर रिएक्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, या केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। तो आप बोल सकते हो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी विल डिस्कस द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और वाइस वर्सा। पूरे चैप्टर में सिर्फ हम इसी के अराउंड घूमेंगे भैया, कि कौन सी इलेक्ट्रिकल से केमिकल में हो रही है या वाइस वर्सा, ठीक है। तो कौन सी रिएक्शन,
कौन सी रिएक्शन की बात कर रही हूँ बच्चे मैं? रिडॉक्स रिएक्शन की। तो ध्यान रखना, जितनी भी हम यहाँ पे रिएक्शन स्टडी करेंगे बच्चे, वो सारी की सारी तुम्हारी कौन सी रिएक्शंस होंगी? रिडॉक्स रिएक्शन होंगी। और रिडॉक्स रिएक्शन तुम्हें पता है कौन सी रिएक्शन होती है? जिसमें रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होती है, ठीक है? जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होती है, वो रिडक्शन होती है। अब मैं रिडॉक्स रिएक्शन होती है, अब मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगी कि भैया ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो तुम्हें पता है। अगर फिर भी किसी बच्चे को नहीं पता, तो हम जैसे जैसे आगे चैप्टर में प्रोसीड करेंगे तुम्हें चीजें समझ में आने लगेगी। पहली चीज तो ये। उसके बाद बच्चे अब इसको पढ़ने के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, क्योंकि हमें ये दो चीजें स्टडी करनी है कि कैसे कैसे रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, उसके लिए आपको 2 सेल दिए गए हैं आपके सिलेबस में। कौन कौन से हैं वो 2 सेल बच्चे? एक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे आज, और एक है बच्चे आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अगर आप मुझसे ये पूछो कि मैम दोनों में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आई वुड से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हम पहले क्या करेंगे बच्चे? आई एम सो सॉरी, ये ना मेरा कोल्ड मुझे खा जाएगा आज। ठीक है। पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ बैठेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक सेल तो बाएं हाथ का खेल है तुम्हारे लिए, जस्ट कंपेयर करेंगे और समझेंगे। तो बच्चे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? आपका कन्वर्जन होता है बेटा केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इसका अपोजिट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किसमें चेंज होता है? केमिकल एनर्जी। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही आप गैल्वेनिक सेल भी बोलते हो और आप वोल्टेइक सेल भी बोलते हो, ठीक है। दूसरी चीज बच्चे, जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है, वो प्रोसेस कैसा होता है बेटू? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और तुम्हें अच्छे से पता है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो डेल्टा जी होता है बच्चे, वो नेगेटिव होता है। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बस सो मत जाना, इतना मेरे पे दया कर देना, सो मत जाना, पता चले सोगे तो ट्राई करेंगे इस लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाने का, बट सो मत जाना। इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसा है बच्चे? नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि जो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको बाहर से देनी पड़ेगी, ये है नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अभी मैं इसको और भी एलेबोरेट करूंगी, डोंट वरी। तो अभी हमारा बच्चे फोकस किस में रहेगा? हाँ, स्पॉन्टेनियस मीन्स होता है बच्चे कि जो प्रोसेस अपने आप हो जाए या हमें उसको इनिशिएट करने की जरूरत पड़े। जैसे आप चाय पी लो, चाय पता है आप गर्म पीते हो, भाई ठंडी तो नहीं पीते हो। तो चाय में क्या आप पड़े पड़े वो अपने आप ठंडी हो जाती है ना, या आप उसमें बर्फ डाल के उसको ठंडा करते हो? अपने आप ठंडी हो जाती है। तो बेसिकली ये कैसा प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जानवी गुप्ता, पानी हिल से नीचे आ रहा है, पहाड़ से नीचे आ रहा है, मैं तो नहीं कर रही ना उसको, वो अपने आप आ रहा है। कैसा प्रोसेस है वो? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस क्या होते हैं बच्चे? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। ठीक है। हाँ कसक बोलो बेटा। अच्छा ठीक है। तो आज अभी जो हमारा मेन फोकस रहेगा बच्चे, वो किस पे रहेगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे रहेगा। ठीक है, जिसको गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं और जिसको वोल्टिक सेल भी बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जो आपको बच्चे बुक में दे रखा है, वो डैनियल सेल दे रखा है। ठीक है, तो डैनियल सेल में बच्चे क्या होता है भैया? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नाम ही यही है बच्चे, अलग अलग रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, कन्वर्ट कराएंगे, देखेंगे उसके करस्पॉन्डिंग उसका ईएमएफ क्या आएगा। बेसिकली हम ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए सारी राम कहानी पढ़ रहे हैं। ठीक है, जानवी प्लीज ट्राई करना, मैंने भी आपको पहले भी बोला था सबको कि पहले एक बार मैं करा दूं, क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे आज बेसिक सा बताना है। उसके बाद आप चाहे क्वेश्चन पूछ लेना, मैं मना नहीं करूंगी। लेकिन अगर आप बीच बीच में ऐसे उस पे लिखोगे ना चैट बॉक्स पे, तो
हो सकता है कि मैं जो चीजें बता रही हूँ ना वो भूल जाऊं, है ना। तो एक बार समझ लो, मैं ये नहीं कह रही कि मैं नहीं बताऊंगी, समझ लो। मैं कभी भी बिना बताए नहीं गई आज तक किसी भी बच्चे को, लेकिन हाँ तुम्हें रुकना पड़ेगा फिर लेक्चर के एंड तक, बीच में नहीं भाग के जाओगे। और जो ये अपने आप को गुनगुन बच्चे म्यूट कर लो। तो बच्चे जो डैनियल सेल है वो आपके सिलेबस में है, तो डैनियल सेल में जनरली हम जिंक और कॉपर ही देखते हैं, और वही आपको करना भी है, जिसकी एक्सप्लेनेशन चाहे आप ग्रेजुएशन कर लो चाहे आप मास्टर्स कर लो, डैनियल सेल को ही समझा के दे रखा है आपकी बुक्स में। लेकिन जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपको हमेशा जिंक और कॉपर से ही क्वेश्चन पूछेगा। वो आपको हो सकता है सिल्वर की इलेक्ट्रोड दे दे, हो सकता है लेड की दे दे, हो सकता है मरकरी की दे दे, ठीक है। तो वो तो ठीक है, देगा जो देगा वो हम कर लेंगे, लेकिन क्योंकि हमें अगर समझना है तो हमें इसको समझना पड़ेगा। तो मैं अब यहाँ पे एक डायग्राम बना रही हूँ, अगर आपको मेरे साथ बनाना है तो बना सकते हो, वरना मैं ये सजेस्ट करूंगी आज सुन लो मेरी बात, सारा लिखा हुआ तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है बच्चे। तो अब मैं यहाँ पे डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है, और साथ साथ बोल भी रही हूँ कि मैंने 2 बीकर बनाए बच्चे, यहाँ पे 2 बीकर बनाए, और एक बीकर में मैंने लिया है लेफ्ट हैंड साइड में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, और उसमें मैंने जिंक की रोड ही डाली है। उसके बाद इस वाले बीकर में मैंने कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन लिया है, और मैंने कॉपर की रोड डाली है। ओके, एक चीज ध्यान रखना बच्चे, मैं आपको एक चीज बताना भूल रही हूँ। क्या आपने 9th क्लास में ना एक चीज पढ़ी होगी कि एक बीकर में आपने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन डाल रखा है या कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल रखा है, ऊपर से आपने जिंक डाल रखा है, ऐसा कुछ पढ़ा था ना 9th क्लास में? यस मैम। तो बच्चे एक्चुअल में क्या होता है, जब आप अपने मास्टर्स लेवल या ग्रेजुएशन लेवल पे जाओगे ना, तो वहां पे क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंट होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, जिसको आप बोलते हैं पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, बेसिकली अगर आप एक सॉल्यूशन में मान लो आप क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक की रोड डाल रखी है, तो जब आप उस बीकर को हाथ लगा के देखोगे ना तो वो गर्म मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली वहां पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो वो जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना बच्चे, वो इन द फॉर्म ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है, तभी वहीं से हम ये वाला कंसेप्ट उठा के आए हैं, डैनियल सेल वाला, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, जैसे आप रोड डालोगे सॉल्यूशन गर्म होगा, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, केमिकल रिएक्शंस होंगी, फिर जो पूरा मैं आपको वर्किंग बताऊंगी, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, करंट का फ्लो होगा, जिसकी वजह से आपका ईएमएफ आएगा, और आप हर एक पर्टिकुलर सेल के लिए ईएमएफ निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब क्या करना है बच्चे, इसको किससे कनेक्ट कर दिया इन्होंने, मैं एक बार कलर चेंज कर देती हूँ, इसको इन्होंने वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया, जहां पे आप अपनी ईएमएफ रिकॉर्ड करोगे। ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन क्या होता है बच्चे? ईएमएफ होता है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि भैया जिंक का क्या, ये जिंक का क्या पोटेंशियल आया है और कॉपर का क्या हुआ है, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ईएमएफ कहलाएगा, ठीक है ने, ठीक है। जो दोनों का ईएमएफ आएगा, दोनों का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, उनका डिफरेंस ही क्या होता है बेटा, ईएमएफ होता है, ठीक है। पोटेंशियल मतलब क्या बेटा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी मैं उस पे नहीं आई हूँ बेटा, बता दूंगी, ठीक है। चलो ओके, अभी तो मैं डैनियल सेल की वर्किंग बता रही हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैंने जिंक सल्फेट डाला है और कॉपर सल्फेट डाला है। तो बच्चे जो आपकी ये वाला लेफ्ट वाला बीकर है, ये आपका एनोड वाली साइड है, और ये आपकी बच्चे कैथोड वाली साइड है। अब इस पे झगड़ा करोगे आप में से कि मैम जिंक वाले को कैथोड क्यों नहीं लिया, कॉपर वाले को क्यों ले लिया, तो ये बच्चे मैंने भी नहीं लिया है, जो वो तो मुझे पता है ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चे, वो तुम्हें पता है, जो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हो ना, वहां पे आप देखते हो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्योंकि ज्यादा होता है, इस वजह से उसको कैथोड बोला है। अभी बता रही हूँ रफली, आगे एक्सप्लेन भी कर दूंगी, ठीक है। तो बच्चे देखो अब क्या होगा, ध्यान से सुनना, यहाँ पे एनोड है तो ध्यान रखना, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन। अब देखो बच्चे, क्योंकि सॉल्यूशन आपका जिंक सल्फेट है, तो इसमें Zn2+ आयंस भी होंगे और सल्फेट के आयंस भी होंगे। ऐसे ही इसमें बच्चे कॉपर 2+ के आयंस भी होंगे और सल्फेट के आयंस भी होंगे। समझ गए इतनी चीज? एक बात बताओ, अगर सॉल्यूशन में जिंक 2+ आयंस बन रहे हैं
इट मींस जिंक किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक 2+ में हो रहा है और इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, हाँ या ना? Yes, बताओ। ma'am. यस मैम। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, Yes, ma'am. ठीक है। अगर यहाँ पे भैया जिंक 2+ भर भर के सॉल्यूशन में निकल रहा है तो भर भर के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे, यहीं जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पे आ जाएंगे। अब क्या होगा, जो कॉपर 2+ है सॉल्यूशन में वो इन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर बना लेगा, है ना। तो मतलब इस पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ तुम्हारा, और इस पे क्या हुआ बच्चे, रिडक्शन हुआ, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ होगा तो आप बोलोगे मैम एनोड से कैथोड। अगर आप बोलोगे मैम करंट का फ्लो कहाँ से हुआ तो भैया ये तो आपको मुझसे ज्यादा पता है, फिजिक्स में पढ़ते हो, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि कैथोड से एनोड होगा, यानी कि कॉपर से जिंक होगा करंट फ्लो। एक बात बताओ बच्चे, अगर आपका सॉल्यूशन में एक सेकंड क्या बोल रही थी मैं, हाँ, अगर आपका बच्चे सॉल्यूशन में जिंक 2+ आयंस बने जा रहे हैं तो आपकी जिंक की रोड तो भैया पतली हो जाएगी, सुकड़ जाएगी, और कॉपर 2+ तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बना रहा है, तो मतलब जो ये कॉपर की रोड है वो डिपॉजिट हो जाएगा सारा कॉपर उस पे, तो मैं बोल सकती हूँ कि जिंक की रोड पतली हो जाएगी, कॉपर की रोड हैवी हो जाएगी, हाँ या ना? Yes, ma'am. यस मैम। अब इसको याद कैसे रखोगे कि भैया, इसके लिए ट्रिक होती है, आपने अपने ट्यूशन वगैरह स्कूल में पढ़ा होगा लोन के नाम से, लेकिन मैं बताती हूँ बच्चों को अलोन के नाम से। अब अलोन क्या है, अलोन क्या है, ए मतलब बच्चे याद रखने का तरीका है ताकि आपको याद रहे, ए मतलब एनोड जो कि लेफ्ट साइड होगा, उस पे ऑक्सीडेशन होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा, या आप बोल सकते हो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगी, ऐसे ध्यान रख सकते हो ताकि तुम्हें भूलो ना आगे। एक बात बताओ, कॉपर 2+ जो था उसने तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, मतलब जो कैथोड है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उसको क्या मैं बोल सकती हूँ कि वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, हाँ या ना? यानी कि अभी तक हमने क्या देखा बच्चे, कि जो जिंक की इलेक्ट्रोड है उस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच है और नेगेटिव टर्मिनल आएगा, मतलब नेगेटिव साइन आएगा। अगर मैं बात करूं कैथोड की तो उस पे रिडक्शन होगा, बिहेव करेगा एज ए कैथोड और उस पे पॉजिटिव साइन आएगा। इतना क्लियर हुआ बच्चे? यस मैम। उसके बाद बच्चे ध्यान से सुनना बच्चे, रितिका हर टीचर अलग अलग बताता है बेटू, हर टीचर अलग अलग बताता है, तुम्हें लोन से याद है तो बच्चे लोन से कर लो, ये वाला छोड़ देना, है ना। अब देखो ध्यान से सोचो, अब दिमाग लगाना यहाँ पे, अभी मैं तुम्हें सोल्ट ब्रिज बताने वाली हूँ क्या उसके फंक्शन होते हैं बच्चे। अब ध्यान से देखो, अब क्या हो रहा है सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है एनोड की साइड, क्यों? क्योंकि जिंक से जिंक 2+ बन रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है एनोड की साइड। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो Cu2+ है वो Cu में चेंज हो रहा है, इट मीन्स कॉपर 2+ तो खत्म हो रहा है, तो क्या बचेगा सॉल्यूशन में, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सल्फेट आयंस बचेंगे, हाँ या ना, बताओ। यस मैम। मैं एक बार फिर बोल देती हूँ बेटा, एनोड की साइड जिंक 2 पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है, कैथोड वाली साइड पे भैया नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है। अब एक साइड तो भर भर के पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है, एक साइड भर भर के नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है। अब वो करेगा क्या, जिंक 2+, हाँ वो तो खत्म हो जाएगी, वो मैंने बता दिया। अब होगा क्या बच्चे, जो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे थे, जिंक 2+ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, लॉजिक है ना, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव खींचते हैं। Yes, ma'am. और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहे होंगे, इस साइड पे जा रहे होंगे, कि भैया वो क्या करेगा, सल्फेट आयंस नेगेटिवली चार्ज है, वो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। Yes, ma'am. तो मतलब एक साइड पे वो खींच रहा है, एक साइड पे वो धक्का मार रहा है, तो भैया जब धक्का मार रहा है और खींच रहा है फिर तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं होगा,
और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं होगा तो करंट कैसे जनरेट कर दोगे, ईएमएफ कैसे पता लगाओगे, वोल्ट मीटर पे रीडिंग ही नहीं आएगी। तो यही से भैया आरंभ होता है आपके सोल्ट ब्रिज का, यहाँ से जन्म होता है आपके सोल्ट ब्रिज का। सोल्ट ब्रिज हम तभी यूज करते हैं, सोल्ट ब्रिज हम तभी यूज करते हैं क्योंकि चार्ज का अक्यूमुलेशन हो रहा है, उस चार्ज के अक्यूमुलेशन को रोकने के लिए वी यूज सोल्ट ब्रिज, जिसको मैं कैसे दिखा रही हूँ। अलोन का मतलब बच्चे ये होता है, ए का मतलब एनोड, एल का मतलब लेफ्ट, उस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये मतलब है एलोन। एलोन इज द ट्रिक। हाँ, ऐसे ऐसे जवाब देते रहे करो बच्चे, मेरी ना टेंशन आदि खत्म हो जाती है, ठीक है। चलो, तो भैया मैंने बना दिया सोल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज कह रहे हैं, मैंने तो अभी बताया ही नहीं, मैंने तो अभी एक्सप्लेन ही नहीं किया जानवी इसको। मैं सोच रही थी। हाँ, सोच रहे थे ना, वो सोच तभी अभी बताऊंगी ना, वो सोच वो जो तुम्हारे माइंड में चला खत्म हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये मैं इरेज कर दूं क्या? कर ही देती हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिएगा बच्चों। चलो, अब सोल्ट ब्रिज पहले देखते हैं होता क्या है, फिर देखेंगे कि भैया क्या इससे फायदा हुआ, क्या इससे फायदा हुआ। तो लिख सकते हो सोल्ट ब्रिज बच्चे क्या है, सोल्ट ब्रिज लिख सकते हो यू शेप्ड ट्यूब है, दिख रहा होगा, यू शेप्ड उल्टा ट्यूब है, यू शेप्ड ट्यूब है, जिसमें क्या है भैया, क्या भरा हुआ है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। अब पूछोगे इनर्ट क्या होता है, बताती हूँ। इलेक्ट्रोलाइट तो पता है ना, इलेक्ट्रोलाइट तो पता है ना, जो पानी में डालने के बाद आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। Yes, ma'am. इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे बच्चे KCl, जैसे KNO3, जैसे AgNO3 या अमोनियम नाइट्रेट, ये आपके सिलेबस में है और आपको पेपर में इनसे अलग नहीं मिलता है जनरली, ठीक है। उसके बाद बच्चे इनर्ट का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो रिएक्ट नहीं करते। हमें ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना है जो इन भैया जिंक और कॉपर के साथ, जिंक और सल्फेट के साथ मिक्स ना हो जाए। अगर मिक्स हो गया तो भैया वो अपना ही कुछ अलग करंट फ्लो करके अलग रीडिंग दे देगा। तो हमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ऐसे लेने हैं, तो इसको आप ध्यान भी रख सकते हो। इस पे मेरे कहने पे एक सर्कल मार लो KCl पे। KCl ना एक्सेप्शन है, KCl को सिर्फ आप डैनियल सेल में यूज कर सकते हो, बाकी किसी और सेल में यूज नहीं कर सकते। इसको मैं 2 मिनट बाद एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। तो अब देखो सोल्ट ब्रिज में क्या होता है। अब देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया कि भैया यहाँ पे चार्ज इकट्ठा हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, यहाँ पे सल्फेट वाला आयन वाला चार्ज इकट्ठा हो गया। अब यहाँ पे सपोज मैंने डाल दिया KCl, अब क्या होगा, जिंक 2+ की साइड जाएगा Cl नेगेटिव और पॉजिटिव ये K+ जाएगा सल्फेट की साइड। क्यों जाएगा? ताकि जो ये चार्ज इकट्ठा हो रहा है इस चार्ज को बैलेंस कर सके, ठीक है। इस इलेक्ट्रोलाइट में से जो ये आपका भरा हुआ है, ये यहाँ से Cl नेगेटिव प्लस निकल के जाएगा और यहाँ से क्या निकल के जाएगा बच्चे, K+ निकल के जाएगा। क्यों निकल के जाएगा? क्यों निकलने जाएगा? क्योंकि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि एक साइड तो भैया पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है और एक साइड सल्फेट आयंस इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो क्या मैम समझ में नहीं आया यहाँ पे थोड़ा सा KCl वाला। देखो, पहले तो ये बात समझो, ये समझ में आ गया कि चार्ज यहाँ पे सारा पॉजिटिव इकट्ठा हो गया और यहाँ पे सल्फेट आयंस का नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, इतना समझ में आया? यस मैम। अब ये पॉजिटिव क्या करेगा भैया, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, सल्फेट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, एक धक्का मारा है, भैया करंट कैसे फ्लो होगा? तो इस वाली चीज को खत्म करने के लिए, जो इतना ज्यादा चार्ज का एक्यूमुलेशन हो रहा है, इसलिए तो हमने सोल्ट ब्रिज लगाया। इस जो यूट्यूब शेप में क्या डाल रखा इन्होंने, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डाल रखा है, जो कि रिएक्शन का काम भी करवा देगा और रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा, मतलब जो ये आपका सोल्यूशन है उसमें मिक्स भी नहीं होगा। तो क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए कौन जाएगा, बताओ मुझे, कौन जाएगा? क्लोरीन जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। सल्फेट को कौन करने जाएगा बैलेंस? पोटेशियम जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपकी 2 चीजें होंगी बच्चे। एक तो आयंस की मूवमेंट होगी दोनों की साइड, एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में, जिसकी वजह से आपका सॉल्यूशन मिक्स भी नहीं होगा और चार्ज भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। दूसरा इसका क्या है मतलब कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन करके रखेगा।
तो अभी मैंने 2 फंक्शन बता दिए, अगर आप लिखना चाहते हो लिख लो, वरना मैंने एक अलग साइड पे लिख रखा है, आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आप मुझे बता दो लिखना है तो मैं ओरली वर्बली बता देती हूँ, लिख लो, वरना आपको मिल जाएगा, जैसे आप बोलो। बताओ मैम मैम एक बार दोनों पॉइंट एक्सप्लेन कर देना। लिखूं क्या? मैम मोरली बोल Yes, ma'am. मोरली बता दो। ठीक है, लिखो फिर एक बार। अलाउ द फंक्शन लिखो, ये हेडिंग डालो, फंक्शन ऑफ सोल्ट ब्रिज, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो बच्चों। मैम वो सोल्यूशन के अंदर जंप मार देगा। जंप मार देगा मतलब यहाँ से निकल के आएगा ना बच्चे, सोल्ट ब्रिज लगाया ना, अब ये ट्यूब खुली हुई है दोनों साइड से, तो अगर किसी चीज को इसमें डालोगे तो यहाँ से आएगी ना, मूवमेंट होगा इनका। मतलब K प्लस साइन ट्यूब में से निकल के सोल्यूशन में चला जाएगा। बच्चे एक बात बताओ, जब दोनों सोल्यूशन में सोल्ट ब्रिज को लगाया तो आते ही सोल्यूशन में ही जाएगा ना बेटा। फिर मैम ये सॉल्ट ब्रिज खाली नहीं रह जाएगी, जब K प्लस उधर चला गया, Cn माइनस उधर चला गया था, तब तो ये सॉल्ट ब्रिज खाली रह जाएगी। किसने कहा खाली रह जाएगा बेटा? इतना ही जाएगा जितना भैया, जैसे इतना डालते हो आप, जैसे आपकी रीडिंग आएगी आप हटा दोगे सोल्ट ब्रिज को। किसने कहा कि सारा खत्म होगा तभी आप ईएमएफ की रीडिंग निकाल पाओगे? और मैम इसके अंदर KCl डाला है, वो उसमें से बाहर नहीं निकलेगा अगर हम इसे विजुअलाइज करें तो। केसीएल तो बाहर जाएगा ही बच्चे, आपने वो डाला है ना, दोनों ट्यूब से खुली हुई है, आयंस का तो मूवमेंट होगा ही होगा अंदर, तभी तो मैंने दोनों साइड से ये, अच्छा ये ऐसा थोड़ा मैसी सा हो गया है, यू ट्यूब शेप खुली हुई है बच्चे, वहीं से तो मूवमेंट होगी ना, मूवमेंट तो होगी, बिना मूवमेंट के चार्ज को कैसे बैलेंस करोगे बेटा? अब यहाँ पे लिखो फंक्शन ऑफ सोल्ट ब्रिज। हाँ, अगर इसलिए डालते हैं इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के, ताकि स्मूथली मूवमेंट हो जाए इनकी K+Cl नेगेटिव की। वो बोलोगे तब भी चलेगा, नहीं बोलोगे तब भी चलेगा। अब जल्दी बताओ लिखना है या नहीं लिखना है, बोलूं क्या? Yes, ma'am. लिखो फिर। अलाउ द मूवमेंट ऑफ आयंस, allow the movement of ions from one solution to the other, allow the movement of ions from one solution to the other without mixing of the two solutions। लिख लो, without mixing of the two solutions, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन helps to maintain the electrical neutrality, helps to maintain the electrical neutrality। और एक पॉइंट है जिसपे आप लोगों के भर भर के क्वेश्चन आएगा, मैम ये क्या होता है? टू प्रिवेंट द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। वैसे ये आप अपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ते हो, लेकिन थोड़ा सा फिर से बताइए। टू मेंटेन द बच्चे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, है ना, चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा ना बच्चे, वरना करंट फ्लो बंद हो जाएगा। टू प्रिवेंट द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल लिख लेना। मैम ये भी फंक्शन है? हाँ बेटा ये भी फंक्शन है। मैम एक चीज पूछूं? हाँ राधिका बेटा पूछो। मैम आपने इसमें पहले में ये लिखवाया ना कि अलो द मूवमेंट्स ऑफ आयन फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू द अदर, यानी कि आयन के फ्लो को मूवमेंट कराने में मदद करता है। बट मैम ये तो KCl जा रहा है ना इसमें, ये सॉल्यूशन का पार्ट थोड़े ना है, ये तो अलग से सोल्ट ब्रिज में था। एक सेकंड बच्चे, इसका मतलब है अलाउ द मूवमेंट ऑफ आयंस, मतलब सॉल्यूशन में जा रहा है, एक सॉल्यूशन इसमें जा रहा है, एक इसमें जा रहा है, ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा राधिका वही है क्या? आज इसकी डीपी नहीं लगी हुई ना, तो मैं कंफ्यूज होगी कौन सी राधिका है कि नहीं आगे राधिका। ठीक है, एक बार बच्चे मैं इसको ही रेस कर दूं क्या? यस मैम। मैम मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा कि ये 2 बीकर में क्यों ले रहा है, एक ही बीकर में कर लो। नहीं कर सकते बेटा, डैनियल सेल का अरेंजमेंट ही यही होता है बेटू, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रही हूँ। वो जो आप बोल रहे हो ना एक ही बीकर में होता है, वो इलेक्ट्रोलिसिस होता है। डैनियल सेल का अरेंजमेंट ही यही होता है कि भैया दो बीकर लेने पड़ेंगे आपको। मैम ये प्रैक्टिकली कर सकते हैं? क्योंकि हाँ बिल्कुल प्रैक्टिकल होता है, ये आपका ग्रेजुएशन और मास्टर्स लेवल में होता है, अभी तो नहीं होगा, हालांकि अभी तुम्हारे को नहीं कराएंगे, लेकिन ग्रेजुएशन या मास्टर्स लेवल पे होता है। आपने करी है प्रैक्टिकल? हाँ बेटा तभी तो बता रही हूँ, नहीं तो मुझे कैसे पता होगा। कितना टाइम लगता है फिर?
देखो टाइम लगता है ना, वो ग्राफ वगैरह बनाने पड़ते हैं। तो देखो मैंने एमएससी में किया था ये प्रैक्टिकल, और हमारा वो 3 घंटे का होता था एक प्रैक्टिकल का लैब का पीरियड। तो ये लगा लो एक प्रैक्टिकल 3 घंटे में जाके होता था। फिर चलो मैम आप ठीक है, इस पे आओ। पहले बनाना होता था। क्या कह रहे हो? मैम फिर जो आप ये रोड practicals कहते हैं, करते कॉपर रोड, जिंक रोड, ये रोड स्टील की पाइप जैसी दिखती है क्या? हाँ मतलब ऐसी होती है, ऐसे ऐसा सा होता है बच्चे, रोड ऐसी होती है, लैब में मिलती है, ऐसी सी होती है। मैम जो थर्ड पेंसिल और कैसे कनेक्ट कर रखे मेरे को ये भी नहीं समझ आ रहा। कनेक्ट कैसी कर रखे हैं मतलब? मैम करंट कैसे जा रहा है? बच्चे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से करंट जनरेट होता है ना बेटू। फिजिक्स में नहीं पढ़ा क्या? फिजिक्स में पढ़ना चाहिए था 11th क्लास में। यस मैम। मैम जो थर्ड पेंसिल रिपीट कर बल्कि देना। मुझसे ज्यादा अच्छे से तो तुम बता पाओगे। हाँ आशुतोष क्या कह रहे हो बेटा? मैम जो थर्ड पेंसिल जो रिपीट कर देना। हाँ मैं वही बता रही हूँ, मैं थर्ड वाला ही रिपीट कर रही हूँ। देखो अभी एक बच्चे ने पूछा कि मैम कि एक में क्यों नहीं ले सकते। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब क्या होता है बच्चे, अगर आप एक ही, मान लो एक ही बीकर है सपोज, उसमें आपने जिंक का भी डाल रखा है और यहाँ पे एक पोरस प्लेट लगा रखी है छोटी सी। सुन लो, ये आपका काम का नहीं है लेकिन थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। और यहाँ पे कॉपर की रोड है, राइट। यहाँ पे जिंक की है, यहाँ पे कॉपर की है। ये छोटी सी ऐसे पोरस प्लेट लगा रखे ताकि आप इन दोनों सॉल्यूशन को सेपरेट आउट करके, मतलब अलग अलग करके रख सको। अब बच्चे आप इसमें सोल्ट ब्रिज नहीं लगा पाओगे। होगा क्या बच्चे, जब आपका जिंक 2+ एक्यूमुलेट हो रहा था और सल्फेट आयंस एक्यूमुलेट हो रहे थे, वो क्या करेंगे, इधर उधर जाना स्टार्ट कर देंगे। जिंक 2+ इधर जाएगा और सल्फेट आयंस इधर जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? अगर आपने सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाया तो समझ पा रहे हो बेटा? अगर जिंक प्लस ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो बच्चे यहाँ मूव करने लगेगा और ये यहाँ पे मूव करने लगेगा। तो इससे क्या होगा बच्चे, जब आयंस की मूवमेंट होगी ना एक दूसरी साइड, तो वो आयंस की मूवमेंट की वजह से एक अलग से पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो इसी को अवॉइड करने के लिए हम क्या लगाते हैं, सोल्ट ब्रिज लगाते हैं। आई होप अब चीज, हाँ हमें लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल वाला पॉइंट समझ नहीं आया। यही तो बता रही हूँ बेटा। लिक्विड में क्या होगा, अगर तुम सोल्ट ब्रिज नहीं लगाओगे तो भैया जिंक 2+ भागेगा उसकी साइड, कैथोड की साइड, और सल्फेट आयंस भागेगा एनोड की साइड। तो इन आयंस की मूवमेंट की वजह से एक अलग से पोटेंशियल क्रिएट होता है, जिसको बोलते हैं लिक्विड लिक्विड। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पूरी बुक लिखी हुई है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की, ठीक है। तो इसी को अवॉइड करने के लिए बच्चे, ताकि ये वाला काम ना हो हमारा, तभी हम क्या करते हैं बच्चे, सोल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। मैम ठीक इससे है। तो फायदा होगा, ज्यादा पोटेंशियल बनेगा। नहीं नहीं बच्चे, फिर रीडिंग कैसे आएगी? रीडिंग में गड़बड़ हो जाएगी ना बेटा, अलग पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा तो रीडिंग में तो ये फर्स्ट क्लास है क्या तुम्हारी? अन्य पहले क्यों नहीं आए पहले वाली क्लासेस में? पता नहीं था मैम मेरे को। पता नहीं था? क्यों नहीं पता था बेटा? मैम ईएमएफ कैसे निकालेंगे बच्चे, सिखाऊंगी। अभी तो डैनियल सेल की वर्किंग ही चल रही है इतनी देर से। मैम इसमें जैसे ये फोटोन 2 बैच है ना, बिकॉज इसमें 11th क्लास तो चल नहीं रही, खाली 12th की क्लासेस होती है। क्या बच्चे, फोटोन 1 बैच है जानवी। मैम फोटोन 1 में तो 11th और 12th दोनों पढ़ाने का बोला था ना। हाँ तो मैंने कब मना किया? फिर हमारी तो बस 12th की ही क्लासेस चलती हैं, 11th की नहीं होती। तो एक साथ एक टीचर 2 कैसे पढ़ा देगा बच्चे 11th 12th? ठीक है ना जानवी, प्लीज बाद में करना इस बारे में बात, तुम्हारे सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। लेक्चर 10 बजे तक चला जाएगा क्योंकि बहुत सारा है। हाँ मैंने आपको एक चीज बताई थी बच्चे, कि जो वो KCl है उस पे सर्कल कर लेना, बताया था मैंने। यस मैम। तो यहाँ पे यस मैम। लिखो तो क्या, KCl को बच्चे हम जनरली यूज नहीं करते हैं। मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं करते हैं। ये आपके आया हुआ है पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्योंकि बच्चे अगर आप डैनियल सेल ले रहे हो, मतलब अगर आप जिंक और कॉपर वाला ले रहे हो सेल, तो उसमें ये मस्त मजे से काम करेगा। लेकिन मान लो अगर आपने कोई और इलेक्ट्रोड ले ली, सपोज लेड की ले ली या Ag की ले ली, तो होगा क्या बच्चे, जैसे ही K+Cl नेगेटिव सोल्यूशन में आएंगे ना, तो लेड जो है लेड क्लोराइड बना लेगा और Ag जो है AgCl बना लेगा। तो इससे क्या होगा, ये AgCl और जो लेड क्लोराइड है ये क्या है, प्रेसिपिटेट बना लेंगे।
और प्रेसिपिटेट का मतलब कहते हैं बहुत ज्यादा गाढ़ा, कोई चीज बहुत ज्यादा गाढ़ी बन गई है, मतलब पीपीटी बन रहे हैं उसके। तो पीपीटी की वजह से क्या होगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी वजह से आपकी ईएमएफ की रीडिंग सही नहीं आएगी। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि केसीएल को हम जनरली क्यों यूज नहीं करते। तो इसका आंसर आएगा कि अगर हम लेड या एजी ले रहे हैं तो वो क्या करेगा, क्लोरीन के साथ मिलके पीपीटी बना लेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पाएगा। बस इतना ही करना है और फालतू बातों में नहीं जाना, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ हम पढ़ रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड, जो भी एग्जाम से रिलेटेड होगा मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगी, सारा बता दूंगी। तो एक बार मैं ये फिर से आपको बता दे रही हूँ कि मैंने सोल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या क्या बताया है सबसे। हाँ आशुतोष बेटा बोलो। मैम जैसे जो डैनियल सेल में हम जो केसीएल का जो यूज करेंगे तो उसकी जगह जो कोई और भी जो डाल सकते हैं हम, हाँ या फिर हम मतलब हाँ या तो केसीएल डाल लो या वो डाल लो NH4NO3 डाल लो, AgNO3। जनरली लैब में ना ये बोलते हैं टीचर्स कि भैया केसीएल का बना लो, क्योंकि वो थोड़ा इजी भी लैब में अवेलेबल भी होता है केसीएल। तो टीचर बोलते हैं कि भैया केसीएल का बना लो अगर सॉल्यूशन, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो इसके बाद बच्चे एक और चीज मैं बताना भूल गई, इससे पहले वाले बैच में भी बताना भूल गई थी मैं, क्योंकि चार्ज का एक्यूमुलेशन हो रहा है तो हमें ऐसा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेना है जिसकी स्पीड सेम हो, कि सेम टाइम पे K+ भी यहाँ पे भागे और Cl नेगेटिव भी यहाँ पे भागे। तो ध्यान रखना दोनों की मोबिलिटी सेम होनी चाहिए, ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ही क्वेश्चन है। तो अब मैंने बच्चे जो मैंने बताया है ना वो सारा मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप देख सकते हो। यही मैं आपको नोट्स भी दूंगी, तभी कह रही थी कि मत लिखो, जो मैंने बताया है वो सारा मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, सारा कुछ लिख रखा है मैंने। ये ट्रांसपोर्ट नंबर में कंफ्यूज मत होना बच्चे, इसका मतलब मोबिलिटी होती है, क्योंकि अभी आप मतलब 12th में हो ना, तो इतना ज्यादा मत वो करना। तो ये जो सारा मैंने बताया वो लिख रखा है। आई थिंक क्लियर हो गया आपको, हुआ क्या क्लियर? यस मैम। ये नोट्स हमें कब तक मिल जाएंगे? बच्चे मैं ना थोड़ा सा इसको और बेटर करूंगी, कल मॉर्निंग तक दे दूंगी। ठीक है मैम। ठीक है, 3 बताइए। क्या बेटा? 0.3 बच्चे अभी तो बताया जंक्शन पोटेंशियल वाला। ये नीचे वाला कौन सा था? ये वाला क्या, केसीएल वाला क्या? तो ऑरेंज वाली स्लाइड लाइट है ना, ऑरेंज कलर की। ऑरेंज वाली कौन सी लाई थी? अरे वो बच्चे सारा वही है जो मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, ठीक है, वो सारा वही है जो मैं समझा चुकी हूँ। केसीएल वाला बच्चे मैं ये कह रही थी, वो ये पूछ रहा था आशुतोष कि इसकी जगह कोई और यूज कर सकते हैं, तो मैंने कहा हाँ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि लैब में आपको डैनियल सेल ही मिलता है परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं टीचर्स, ये बोलते हैं कि भैया केसीएल का सोल्यूशन बना लो, क्योंकि वो लैब में इजिली अवेलेबल भी होता है। बाकी इसके अलावा तुम NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, ये सब भी यूज कर सकते हो। उसके बाद आओ, अच्छा मैं आपको स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था कि आप 2 टाइप के सेल पढ़ते हो यहाँ पे, कौन कौन से? एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल और एक इलेक्ट्रोलिटिक। अब आई थिंक आप इलेक्ट्रोलिटिक समझ लोगे बच्चे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, इसमें आपको सिर्फ एक ही बीकर लेना होता है, ठीक है, और इसमें भी 2 रोड डलती हैं जैसे उसमें डलती थी इलेक्ट्रोकेमिकल में, ठीक है। ये सेम होगा, ये एनोड होगा। बच्चे इलेक्ट्रोलिटिक सेल की अरेंजमेंट ही ऐसे होते हैं कि वो एक ही बीकर में होता है, क्योंकि इसमें हम बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, इसमें हम आयंस की मूवमेंट कराते हैं टुवर्ड्स एनोड और कैथोड। देखो एक बार, तुम लोग ना, तुम पता क्या कर रही हो जानवी, तुम मेरे बोलने से पहले ही पूछ रही हो, ऐसे नहीं चलेगा बच्चे, सॉरी टू से, बट ये बहुत गलत चीज होती है। तुम मेरे बोलने से पहले ही पूछ लेते हो, फिर क्या फायदा, फिर क्या फायदा? देखो एनोड और कैथोड होगा, और ये ध्यान रखना एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होगा और कैथोड पे हमेशा, चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, रिडक्शन ही होगा। यस मैम। ठीक है, इसको भी क्या किया जाता है बच्चे, बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। और इसमें ध्यान रखना सोल्ट ब्रिज वगैरह हम नहीं लगाते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है मैं तुम्हें बता देती हूँ, इसमें हम ना इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो, NaCl ले लो, है ना, वाटर ले लो। एक्चुअली होता क्या है आपको पता है, इलेक्ट्रोलाइट आयंस देता है सॉल्यूशन में, तो आपको पता है पॉजिटिव वाला किस पे जाएगा। और हाँ सॉरी एक चीज ध्यान रखना,
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम एनोड को नेगेटिव बोल रहे थे ना, इसमें एनोड को हम पॉजिटिव टर्मिनल से दिखाते हैं, बस यही इंपॉर्टेंट है, यही एक छोटा सा डिफरेंस है इसमें। और कैथोड को हम बाय कन्वेंशन इसमें नेगेटिव दिखाते हैं, और एक्चुअल में होता भी ऐसे है, एक्चुअल में जनरली होता भी ऐसे, सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो है हम चेंज कर देते हैं। तो Na+ बच्चे कहाँ जाएगा तुम्हारा, बताओ, कैथोड की तरफ जाएगा, और Cl नेगेटिव क्या जाएगा, उस पे जाएगा पॉजिटिव चार्ज पे। फिर आपकी अलग अलग रिएक्शन होगी, कैथोड पे अलग रिएक्शन, एनोड पे अलग रिएक्शन, जिसको हम कहाँ पे स्टडी करेंगे बच्चे, हाँ कर सकते हो बच्चे, कर सकते हो, वहां पे कैथोड ले लो, लेकिन साइन प्लीज फिर नेगेटिव ही लेना है ना, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना, इसलिए मैंने कहा था ट्रिक से ध्यान रखो ताकि आप आगे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस वाले जो भी प्रोडक्ट बनेंगे वो हम इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल में क्योंकि मुझे एक डिफरेंस बताना था वो मैंने आपको बता दिया कि उसके लिए आपको 2 बीकर चाहिए होते हैं, इसके लिए 1 बीकर चाहिए होता है। एनोड पे यहाँ पे पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोलिटिक में, और कैथोड पे नेगेटिव होता है, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बच्चे एनोड पे नेगेटिव होता है और कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल से क्वेश्चन पेपर में नहीं आते। अब ये मत पूछना कि मैम क्वेश्चन क्यों नहीं आते इलेक्ट्रोलिटिक सेल से, क्योंकि वो कम इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्योंकि भैया इलेक्ट्रिसिटी आप पहले देनी पड़ रही है आपको, तभी वो केमिकल रिएक्शन करेगा, राइट। और नॉन स्पॉन्टेनियस केस में तुम्हें पता है डेल्टा जी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और स्पॉन्टेनियस के केस में डेल्टा जी नेगेटिव होता है, ठीक बात। एक चीज और मेरी रह गई बतानी, तभी मैं कह रही थी बाद में पूछना, मैं भूल जाती हूँ फिर। देखो बच्चे, अभी तक मैं आपको डैनियल सेल बता रही थी, है ना, मैं आपको ये बोल रही थी कि ये प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस है ना। सपोज करो कि मैं अपनी तरफ से बाहर से कुछ एक्सटर्नल पोटेंशियल, मतलब बाहर से कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल अप्लाई कर देती हूँ, समझे इस बात को कि मैं क्या बोल रही हूँ। अभी तो आपने क्या कर रखा था, कनेक्ट कर रखा था, सारा सेटअप वगैरह कर रखा था। अब सपोज करो कि मैं कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल अप्लाई कर देती हूँ, तो उस केस में क्या होगा बच्चे, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। केस 1 है, ये पेपर में आपके बोर्ड के पेपर में भी आया हुआ है, बिल्कुल वही, और एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है जेई मेंस या नीट में भी आया हुआ है, आई थिंक जेई मेन में आया हुआ है। तो बच्चे ध्यान देना, अगर आप बाहर से एक्स्ट्रा पोटेंशियल, जिसको आप बोलते हो एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल, वो अप्लाई कर देते हो, तो उसके 3 केस बनेंगे। अगर आपका एक्सटर्नल वोल्टेज कम है ई सेल से, ई सेल क्या, ईएमएफ जो आप डैनियल सेल से निकाल रहे हो, अगर ई सेल ज्यादा है तो इट मींस आपका वो डैनियल सेल की तरह ही बिहेव करेगा, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो वही रहेगा जो हम डैनियल सेल में करते थे। कहां से कहां होता था बताओ मुझे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, वेरी गुड। अगर केस 2 बच्चे, अगर ई एक्सटर्नल ई सेल के इक्वल हो जाए तो क्या होगा, तो भैया नो रिएक्शन, हाँ, तो नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर ई एक्सटर्नल ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, अब क्या होगा, जो करंट की डायरेक्शन है बच्चे वो क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अब आपने भैया बाहर से खुद कुछ काम किया है, और अगर आप खुद कोई काम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहे हो, इट मींस वो कैसे बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करेगा, जो कि क्या होगा, बताओ क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। और यही सेम क्वेश्चन आपका जेई मेन में आया हुआ है, एग्जैक्ट सेम लैंग्वेज, सेम ऑप्शन, और ऐसे ही आपका जब आपका एमसीक्यू पैटर्न था बोर्ड में तब आया हुआ ये क्वेश्चन। तो अब तुम देख लो, एनसीईआरटी भी डायरेक्ट पूछी जाती है जेई मेन में, तो इसलिए बोलती हूँ एनसीईआरटी पे फोकस प्लीज ज्यादा रखना, पहले एनसीईआरटी करना, पीवाईक्यू करना सफिशिएंट है, फिर उसके बाद किसी बुक पे जाना। एक बार मैं पानी पी लूं क्या? यस मैम। यस मैम। तब तक रिवाइज कर लो जो मैंने कराया, फिर मैं आगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताती हूँ क्या होता है। ओके, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहले बताने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा।
ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आज जितनी भी करवा रही हूँ ना मैं, जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे ना बच्चे, तो आपको पता लगेगा कि ये चीजें कितनी जरूरी है। अब देखो किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पहले समझते हैं, फिर एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे देखो यहाँ पे बना दो 2 डंडे। अब ये 2 डंडे क्या है, सोल्ट ब्रिज है, ठीक है। यहाँ पे लिख दो राइट हैंड साइड आयंस और एक लिख दो लेफ्ट हैंड साइड आयंस। मेरी ये एक तरीका है याद रखने का, कभी नहीं गलती करोगे। फिर दोनों साइड एक एक डंडा लगा दो और यहाँ पे लिख दो मेटल और यहाँ पे भी लिख दो मेटल, ठीक है। ये क्या है बच्चे, जो ये सिंगल वाला डंडा है, ये क्या दिखा रहा है कि भैया फेस चेंज हो रहा है, मेटल आपका सॉलिड में है और वो एक्वस में चेंज हो रहा है, ऐसे ही एक्वस से सॉलिड में। क्या करना है बच्चे, सोल्ट ब्रिज बनाओ, एक साइड राइट हैंड साइड आयंस लिखो, लेफ्ट हैंड साइड आयंस लगाओ, फिर 2 डंडे लगाओ और दोनों साइड मेटल लिख दो। बस इसको याद रखोगे, फिर कोई भी सेल रिप्रेजेंटेशन, कोई भी किसी तरह की रिएक्शन आए वो लिख लोगे। तो मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चे। मान लो ये आपकी रिएक्शन है ये, और मैं आपको बोल रही हूँ बच्चे इसके लिए सेल रिप्रेजेंटेशन लिख दो। तो आप कैसे लिखोगे, या तो आप ऐसे समझ आ रहा है तो ऐसे लिख लो, वरना इसको, क्योंकि आप नया नया सीख रहे हो, तो आप इसको ऐसे लिख लो। एट एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, देख पा रहे हो ना बेटा। Yes, ma'am. और कैथोड में Yes, क्या होगा, ma'am. रिडक्शन होगा। यही होता है। Yes, ma'am. आई होप ये लिखने आती है, अगर किसी को नहीं आता तो मुझे बता देना, मैं सिखा दूंगी। चलो अभी बता देती हूँ। अगर किसी को दिक्कत होती है कि ये रिएक्शन कैसे लिखनी है, तो ध्यान रखना चार्ज को बैलेंस करके चलना है। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होता है, जैसे मान लो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो 2 प्लस का ही पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। तो ऐसा करना है आपको, मतलब चार्ज को बैलेंस करना है। तो अब आपको क्या करना है बच्चे, सेल रिप्रेजेंटेशन लिखनी है। तो आप क्या करो, पहले तो 2 डंडे बना दो, बना दिए, हाँ या ना। और ये ध्यान रखना बच्चे, जो राइट हैंड साइड है उस, हाँ मुझे पता है बहुत बच्चों को आता भी होगा। देखो जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे कैथोड होगा, रिडक्शन होगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड है बच्चे वहां क्या होगा, एनोड होगा, एनोड, ठीक है। तो आप क्या बनाओ, 2 डंडे बनाओ। पहले हम लिखेंगे, वैसे तो मर्जी है कहीं का भी लिख लो, पहले हम राइट हैंड साइड लिखते हैं। राइट हैंड साइड पे बच्चे क्या है, कैथोड है, और कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। पकड़ो कैथोड वाला कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पे लिखो आयंस और यहाँ पे लिखो मेटल। इस पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पे, तो लिखो आयंस और मेटल। बस हो गया काम खत्म, ठीक है, समझे, ऐसे लिखना है, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, तो आप किसी भी तरीके का सेल रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं। अभी मैं ज्यादा एग्जांपल बच्चे इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि अभी थोड़ा हमारा रहता है। तो बच्चे 9:30 तक ये क्लास जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, No, ma'am. ठीक है, प्लीज बैठे रहना। उसके बाद है बच्चे, उसके बाद है, अब मान लो अभी आपको एक पर्टिकुलर सेल के लिए वो निकाला ईएमएफ। मान लो आप जानना चाहते हो कि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा या कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा। अब मैं बता देती हूँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। तो बच्चे पोटेंशियल मतलब कैपेसिटी, इलेक्ट्रोड मतलब जो आप इलेक्ट्रोड लेते हो। तो बच्चे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है कि द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड to lose or gain electrons when it is contact with solution or its side। मतलब जब आप, जो इलेक्ट्रोड है उसकी कितनी टेंडेंसी है कि वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को या गेन करेगा, वो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। अब मान लो आपको किसी पर्टिकुलर मेटल का किसी पर्टिकुलर सेल के लिए ईएमएफ निकालना है, या आप बोल दो, अगर स्टैंडर्ड बोल रहे हो तो ई नोट आ जाएगा। देखो स्टैंडर्ड बोल रहे हो तो ई नोट आ जाएगा, अगर सिंपल बोल रहे हो तो वो ईएमएफ आ जाएगा। बस स्टैंडर्ड में ये होता है कि इसमें आप कंसंट्रेशन 1 मोलर रहते हो और जो आपका क्या बोलते हैं प्रेशर होता है वो 1 बार होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो बच्चे यहीं से ही आती है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, समझ रहे हो। देखो मैं बताती हूँ एक बार, मान लो आपको जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो बच्चे अगर आपको किसी का भी ईएमएफ निकालना है, ये लाइन लिख लो एक बार, याद रहेगी, टू फाइंड ईएमएफ। अब जो भी मैं लिखवाऊंगी वो लोग तुम लिखोगे मेरे साथ साथ, लिखो टू फाइंड ईएमएफ। हाँ,
we use one of electrode, लिखो बेटा, we use one of electrode as standard नहीं, ये नहीं लिखना था, एक सेकेंड, we use one of electrode as reference electrode, लिखो reference electrode। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड बच्चे आप कौन सी लेते हो? SHE लेते हो, विच इज योर, बताओ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। वैसे तो बच्चे और भी होती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में यही है, तो हम इसी पे ही फोकस करेंगे। और वो भी सिर्फ इसका आपको ये पता होना चाहिए कि ई नोड सेल क्या होता है, बाकी कुछ और करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। तो बच्चे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है हाइड्रोजन का, वो 0 होता है। ख्याति कहाँ जा रहे हो बेटा? ठीक है, ई नोड सेल होता है 0, ठीक है। तो बच्चे हम क्या करते हैं, अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेल के लिए ईएमएफ निकालनी है ना, तो आप क्या करते हो, आपको पता है 2 बीकर में लेते हो, तो एक बीकर में वो लोगे जिसकी ईएमएफ निकालनी है, और एक बीकर में क्या लोगे, जिसका आपको ऑलरेडी पता है। जैसे देखो, जैसे ये है, ठीक है, मान लो यहाँ पे आपको जिंक का दे रखा है और यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑलरेडी दे रखी है, तो ये थोड़ा रफली बनाया है मैंने। तो आपको हाइड्रोजन का पता है, ई नोड सेल जिंक का आप निकाल लोगे। तो ऐसे ऐसे करके बच्चे एक्सपेरिमेंट हुआ, और ऐसे ऐसे करके हर एक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला गया विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। कौन सी इलेक्ट्रोड? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और यहीं से आपकी बना दी पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो जितने भी बच्चे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले गए एक्सपेरिमेंट से, वो सारे के सारे रिडक्शन पोटेंशियल थे। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, ये आयुपेक ने बोला था कि भैया जितने भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो आपको क्या लेने हैं, जितने भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो सारे आपको क्या लेने हैं, एज अ रिडक्शन पोटेंशियल लेने हैं। ये आयुपेक ने बोला था। तो अब मैं आपको क्या दिखा रही हूं, अब मैं आपको दिखाने जा रही हूं, हाँ, आशुतोष बच्चे, ई नोट का मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, और ई सेल है हमें निकालना है। ई नोट सेल आपको गिवन होता है, ई सेल हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जब मैं आपको नॉन्स्ट इक्वेशन कराऊंगी तो वहां पे सिखाऊंगी कि ई सेल कैसे निकलता है, ठीक है आशुतोष। अब देखो बच्चे, ओके मैम, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना रखी है, ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो। अगर बिल्कुल शांति से रहोगे तो 15 मिनट का काम है। वैसे तो तुम शांति से ही बैठो, शोर तो तुम मचा ही नहीं रहे हो, क्योंकि बच्चे मेरा ना आज मेन यही था कि मैं कोई चीज मिस ना करूं, इसलिए मैं, तुम मानोगे, मैं नोटबुक पे लिख के आई हूँ ताकि मैं कुछ चीज भूल ना जाऊं तुम्हें बताते हुए, क्योंकि अगर एक भी चीज रहेगी ना फिर दिक्कत हो जाएगी। तो देखो बच्चे, आई थिंक ये सबको दिख रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिख रही है सबको? चलो अब ध्यान से पहले तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, मैंने अभी जो बताया वही है। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स हैव डिटरमाइनिंग यूजिंग SHE एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जिसका ई नोड सेल 0 होता है। यानी कि सारे के सारे रिडक्शन पोटेंशियल हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं भैया? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। देखो, जो ऊपर लिखे हुए हैं मेटल, उनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, और जो नीचे लिखे हुए हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के, जो नीचे लाई कर रहे हैं, वो के सारे क्या है बच्चे? नेगेटिव है। दिख पा रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, दिख ma'am. पा रहा है? Yes, अब ma'am. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे मैं आपको Yes. कुछ पॉइंट्स लिखवा रही हूँ बच्चे, आप वो मेरे साथ साथ लिखेंगे। किसी को ईएमएफ की डेफिनेशन लिखनी है तो लिख सकते हो, मैं बोल देती हूँ, लिख लो एक बार ईएमएफ की डेफिनेशन, फिर कहोगे मैम नहीं लिखवाई। मैम नोट्स में होगा ये? नोट्स में चलो मैं ऐड कर दूंगी, मैं कर दूंगी बच्चे। हम लिख लेंगे। चलो ठीक है। अच्छा मैं बोलूं क्या? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. लिखो चलो, लिख लो। द डिफरेंस बिटवीन द, आशुतोष अभी बताती हूँ तुम्हारी बात। द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, the difference between the electrode potential of the two half cell is known as cell potential, या आप बोल सकते हो सेल वोल्टेज, या बोल सकते हो EMF of cell। सिंपल
दोनों का डिफरेंस जो होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, उसी को ही ईएमएफ बोला गया है। आशुतोष बच्चे इसको याद करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं बताऊंगी कैसे नहीं है, जो जो मैं आपको बोलूंगी याद करने के लिए सिर्फ वही करना, ठीक है। तो आप मेरे साथ सारे बच्चे पॉइंट लिखो। आपने ये तो देख लिया ना, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नीचे वाले हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में है और जो ऊपर वाले हैं वो पॉजिटिव में है। यस मैम। ठीक है, अभी मैं पॉइंट लिखवा रही हूँ। हाँ जानवी बच्चे, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द टू हाफ सेल इज नोन एज सेल पोटेंशियल या सेल वोल्टेज। बाकी मैं आपको नोट्स में दे दूंगी। ये लो बेटा, एक बार जल्दी जल्दी पॉइंट लिखो बच्चे, टाइम हो रहा है बहुत ज्यादा ना। यस मैम। चलो लिखूं, लिखवाऊं, चलो स्टार्ट करो। फर्स्ट पॉइंट है बच्चे, दिखा दो एक बार। क्या बेटा? प्रीवियस स्लाइड, ये लो बेटा, प्रीवियस ले लो, यही है प्रीवियस। तो इससे पहले वाले बच्चे वो सारा नोट्स में मिल जाएगा बेटू। अभी मैं लिखवा दूं क्या, या लेक्चर के एंड में ले लेना, क्योंकि देर हो जाएगी बच्चे वरना, है ना। ऑलरेडी देखो 60 बच्चे थे, 50 रह गए, है ना। तो पहले लिख लेते हैं बच्चे, पक्का बता दूंगे, ठीक है। लिखो यस सर। लिखो, if reduction potential is positive with respect to standard hydrogen electrode, मतलब अगर रिडक्शन पोटेंशियल 0 से ज्यादा है, समझ रहे हो इसको, देखो स्लाइड को, 0 से ज्यादा कौन से, जिनका पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या होगा कि वहां पे रिडक्शन होगा, रिडक्शन टेक प्लेस। ये लिखो, ये पॉइंट बड़े काम के हैं, न्यूमेरिकल सोल्व करने में हेल्प करेगा। रिडक्शन यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या होगा, बिहेव करेगा बच्चे एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पहले पॉइंट लिख लो फिर मैं समझाती हूँ। उसके बाद है ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल, ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल more easily with respect to है बेटा, ये more easily substance is reduced। तभी मैं बोल बोल के लिखवा रही हूँ, हो सकता है राइटिंग थोड़ा ऐसा हो जाए। सेकंड लिखो, if reduction potential, if with respect to, if reduction potential is negative with respect to, जिसको मैं WRT लिख रही हूं, SHE, क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिहेव करेगा बच्चे एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। और थर्ड पॉइंट क्या होगा, जितना ज्यादा, सॉरी आई एम सो सॉरी, lower the reduction potential, more easily substance is oxidized। देखो मैं जो बोल रही हूँ प्लीज उसको सुन लो, क्योंकि मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में हो सकता है लिख दिया हो फटाक से। लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल, मोर इजली द सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आपके पास 2 सेल का पोटेंशियल दे रखा है, ध्यान से सुन लो, अगर आपके पास 2 सेल का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, उनमें से जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो रिड्यूस होगा, या आप बोल सकते हो उसका रिडक्शन होगा, या आप बोल सकते हो वो बिहेव करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है बेटा, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद को रिड्यूस करे। आप इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो वहां पे ऑक्सीडेशन होगा और वो जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, और उसको आप बोलोगे रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब जो दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। मतलब जो मैंने आपको ये टेबल बताई है, जो ये मैंने टेबल बताई है, जो ये नीचे वाले हैं वो सारे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे,
और ये ऊपर वाले जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, नीचे जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, ऊपर वाले वीक होंगे। ठीक है, समझ में आई? अगर जैसे मान लो, सपोज एग्जांपल देके समझाती हूँ तुम्हें, मान लो आपको दे रखा है जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है बच्चे -0.76 और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है 0.34। अब तुम मुझे बताओ कि इनमें से रिडक्शन किसका होगा, बताओ। 0.34 कॉपर वाले का, क्योंकि कॉपर उसका हाँ, कॉपर क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो मतलब वो क्या होगा, बिहेव करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वो रिड्यूस होगा। तो आशुतोष, जो तुम कह रहे थे बच्चे कि मैम याद करने की जरूरत है, तो याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप यही ध्यान रखो, जो आपके एल्कली मेटल्स हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, वो बिहेव करेंगे एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि आपको पता है जो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी होती है, पता है ना ये चीज? तो मतलब वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। उसके अलावा आप एक जिंक याद कर सकते हैं और एक आप ध्यान रख सकते हैं वो आयरन, बस। इसके अलावा कुछ और ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सारा अपने आप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चे थर्ड पॉइंट लिखो यहाँ पे, ए मेटल लिखो। देखो जैसे मैं करा रही हूँ ना, अगर वैसे याद करोगे अच्छी बात है, अगर तुम्हें किसी और तरीके से याद कर रखा है तो वैसे कर लो। मैं तो हमेशा ऐसे ही बोलती हूँ बच्चों को, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वही रिड्यूस होगा, बस खत्म। बाकी और चीज याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट लिखो बच्चे, ए मेटल विद लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, ए मेटल विद लोअर रिडक्शन पोटेंशियल can displace metals with higher reduction potential। तो बच्चे ध्यान रखना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो दूसरे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। मतलब जो लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वाले हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे। तो आपको सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये ध्यान रख लो जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, बस। ये क्या है बच्चे, रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीशियम जिंक को भी रिप्लेस कर सकता है, आयरन को भी, कॉपर को भी, सिल्वर को। जिंक क्या कर सकता है, जिंक भैया मैग्नीशियम को तो नहीं कर पाएगा रिप्लेस क्योंकि रिएक्टिविटी कम है, लेकिन आयरन, कॉपर और सिल्वर को कर देगा। समझ आई ये चीज? बताओ। यहाँ पे एल्यूमिनियम का यहाँ पे प्लेस है क्या बेटा, फिर से बोलो। मैम। एल्यूमिनियम समझ गए? इसमें मैग्नीशियम का सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा इसमें, ये जो हाँ नहीं, हाँ सही बोल रहे हो, Mg का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा। ठीक है, ए मेटल एल्यूमिनियम। ओके मैम। हाँ, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना बच्चे? हो रहे हो तो मुझे बताओ ताकि मैं और फिर और अलग तरीके से बताऊं। नो मैम, नहीं हो रहे। चलो आगे चलो बच्चे। जो आपका ई नोट सेल है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला ध्यान रखो, डायरेक्ट ई कैथोड, डायरेक्ट क्या बुक में भी डायरेक्ट ही है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। कैथोड आपको पता है राइट हैंड साइड होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, एनोड लेफ्ट हैंड साइड होता है। ठीक है, और ध्यान रखना बच्चे कि जो ये आपने ई नोट जो इनका पोटेंशियल लिया है वो सारा का सारा दोनों के दोनों क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है बाय कन्वेंशन। मैंने अभी बोला, आयुपेक ने क्या बोला था, जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो बाय कन्वेंशन आप रिडक्शन पोटेंशियल लोगे। तो यहाँ पे अगर आपको ये फॉर्मूला लगाना है तो मेक श्योर कि जो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हो कैथोड और एनोड की, वो उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होनी चाहिए। मैम है मैम अगर रिडक्शन पोटेंशियल ना देकर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देते तो क्या करेंगे? उसके बाद, हाँ मैं बता रही हूँ, सही है, याद दिलवा दिया बच्चे। उसके लिए आप क्या करोगे, अगर मान लो आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है लेकिन आपको चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, तो साइन उल्टा कर देना उसको। ठीक है, अगर आपको वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की दे रखी है लेकिन आपको चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल की, तो उसको साइन को अपोजिट कर देना। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना। ठीक है, ओके मैम। चलो उसके बाद है, अरे ये वाली क्लास तो बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो रही है। उसके बाद लिखो ईएमएफ ऑफ द सेल,
must be positive for a redox reaction to be spontaneous. मतलब अगर आप चाहते हो कि आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ही रहे तो बच्चे ईएमएफ को पॉजिटिव आना पड़ेगा. अब ये आपको मैं तब ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगी जब मैं आपको एग्जांपल कराऊंगी. ठीक है, एक 6th पॉइंट लिखो बच्चे, फिर मैं इसको समझाऊं 6th वाले पॉइंट को. ऑल मेटल्स lying below hydrogen in the electrochemical series react with acid. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. टू गिव H2 गैस. मतलब जो नीचे लाई करते हैं, मतलब जो नेगेटिव वाले हैं, बेसिकली जो नेगेटिव वाले हैं वो जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके एसिड दे देंगे, H2 गैस दे देंगे. देखो एग्जांपल से समझते हैं बच्चे. जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जिंक का लिखा है रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट, और कॉपर का ले लिया, कितना होता है 0.34 वोल्ट. याद करने की जरूरत नहीं है, मिलेगा. तो बच्चे एक बात बताओ, कॉपर वाला रिडक्शन करेगा हाँ या ना? करेगा. यस मैम. कॉपर वाला बिहेव करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिंक वाला बिहेव करेगा एज एन रिड्यूसिंग एजेंट. As a reducing ये agent. समझ में Yes, आया कि ma'am. नहीं आया? यस मैम. रिड्यूसिंग एजेंट की Yes, तरह ma'am. रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करने का क्या मतलब है? जो दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज करेगा. मतलब खुद तो इलेक्ट्रॉन का लूज करेगा और दूसरे वाले को वो इलेक्ट्रॉन देगा. तो मान लो जैसे जिंक ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो वो इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा? एक सेकेंड रुक जाओ. हाइड्रोजन ले लेगा और H2 गैस निकाल देगा. समझ रहे हो? जो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे वही क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे. या आप ऐसे भी बोल सकते हो, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो क्या करेंगे, H2 गैस को लिबरेट करेंगे. क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या, जो दूसरे को रिड्यूस करेंगे खुद को ऑक्सीडाइज करेंगे. मतलब खुद तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और दूसरे वाले को देंगे. तो लेगा कौन, हाइड्रोजन ले लेगा और H2 गैस लिबरेट कर देगा. जबकि कॉपर नहीं करेगा. लिखो, कॉपर जो है डज नॉट लिबरेट H2 गैस. बताओ समझ में आई ना ये बात? क्योंकि कॉपर तो भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो तो खुद ऑक्सीडाइज होगा. सॉरी, वो तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, ना कि रिड्यूस करेगा. वो खुद रिड्यूस हो जाएगा लेकिन भैया हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं कर पाएगा. तो ये वाला भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप ध्यान रखें. क्लियर हुआ बेटा? यस मैम. यस मैम. हाँ भूमिका बोलो. मैम आप पीडीएफ कब भेजोगे? बेटा कल भेज दूंगी ना, कल भेज दूंगी. अभी मुझे थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा इसको. चलो अगर क्लियर है तो जल्दी से 2 क्वेश्चन कर दो. हमने इतना समझा है तो क्वेश्चन कर दो. यस मैम ये आपके पास एक सेल रिएक्शन है. हाँ मिनाल एक बारी प्रीवियस स्लाइड शो कर दो. लो बेटा, जिसको रिवाइज करना कर लो. मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ. मैं चाहती हूँ 50 के 50 बच्चों का आंसर आना चाहिए मेरे पास. देखो बच्चे, ये सेल रिएक्शन आपको क्वेश्चन में दे रखी है और आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है जिंक का कितना 0.76 वोल्ट, और Ag का दे रखा है -0.80. आपको E नोट सेल बताना है और आपको बताना है सेल रिप्रेजेंटेशन. जल्दी से हैंड रेस करो, कौन बताएगा? आशुतोष बताओ. बताओ बेटा. मैम इसमें आएगा जो Zn, जो स्लैश जो Zn जो 2+, फिर सॉल्ट ब्रिज, उसके बाद जो Ag जो Ag+ और उसके बाद Ag. यही बोल रहे हो? यही बोल Yes, रहे हो ma'am. क्या? नहीं, ये गलत हो गया बेटा. मैं मैम बोलूं? जो Zn लेफ्ट में आएगा ना, मतलब इसका आएगा इसमें. तुमने ठीक बट बोला है. यहाँ पे तो मैम Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना.
तुमने ठीक बोला, मैंने गलत लिख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे आप एनोड लिखते हो और आप देख पा रहे हो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे आयंस आ गया, यहाँ पे मेटल आ गया, ठीक है। Ag का रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पे आयन आ गया और यहाँ पे मेटल आ गया, तो यानी कि ये वाला तो कर दिया तुमने। अब ई नोट सेल कैसे निकालोगे बच्चे, इसका मैं आपको वो तरीका बता रही हूँ जो आप पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करोगे। वैसे तो इसके 2 तरीके हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक ही तरीका करना है। देखो, जब भी ऐसे कोई रिएक्शन लिखी आ जाए ना, तो आप इसको अलग अलग लिख लो बेटा। ऑक्सीडेशन पे लिख लो, सॉरी एनोड पे जो रिएक्शन होगी उसको लिख लो। एनोड पे क्या होगा बताओ, जिंक से जिंक 2+ में चेंज हो रहा है, हाँ या ना? यस मैम। और Yes, ma'am. कैथोड पे क्या हो रहा है बेटा? कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन Ag से Ag पे, Ag में। लेकिन ये तो रिएक्शन बैलेंस ही नहीं है, हमें तो ये रिएक्शन चाहिए थी, तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दो, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, इसका पोटेंशियल कितना दे रखा है, ध्यान से सुनना। जिंक से आप जिंक 2+ बना रहे हो, मतलब आप ऑक्सीडेशन करा रहे हो, तो आपको उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही लिखना पड़ेगा। समझ आ रही है क्या? यस मैम। और यहाँ पे क्या है, रिडक्शन हुआ है और यहाँ पे आपको दे रखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज ये ध्यान रखना, जब आप किसी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी फैक्टर से, तो जो ई नोट सेल की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे। पता चले पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया, 0.80 को भी मल्टीप्लाई कर दिया, काटा लग जाएगा, क्योंकि आपका ई नोट सेल बच्चे इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था कि उसको डिपेंड नहीं करता कि आप भैया कितना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करा रहे हो, चाहे 2 का कराओ चाहे 10 का कराओ, ई नोट सेल चेंज नहीं होगा। लेकिन हाँ, डेल्टा जी एक्सटेंसिव होती है प्रॉपर्टी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं आपके कॉम्पिटिटिव में। तो एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या मुझे वो वाली रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी क्या, ऊपर वाली, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। मिल जाएगी, तो इट मींस क्या हुआ, आपने इन दोनों को ऐड करके ये इक्वेशन बनाई है, तो कर दो सिंपल, 0.76 प्लस 0.80 को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 1.56 वोल्ट। खत्म क्वेश्चन। ऐसे करते हैं क्वेश्चन। अगर आपको किसी की भी सेल रिएक्शन दे रखी है, तो आपको पहले उसका एनोड पे लिख लो, कैथोड पे लिख लो, जो फाइनल इक्वेशन बना रही है तिगड़म भिड़ा के बना लो, और देखो वो कैसे बनी है, माइनस करके बनी है, प्लस करके बनी है। बस ये ध्यान रखना, अगर आप, बेटा म्यूट कर लो, अगर आप एनोड पे ऑक्सीडेशन करवा रहे हो तो उसका आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना पड़ेगा। कैथोड पे अगर रिडक्शन करवा रहे हो तो आपको उसका रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। देखो, हमें ये तो वैल्यू दे रखी होगी ना रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। हाँ दे रखी होगी, जैसे देखो बच्चे, इसमें आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की दे रखी है क्योंकि Ag से Ag+ में चेंज हो रहा है। यस मैम। लेकिन हमने कैथोड में क्या किया, कैथोड में क्या किया, रिडक्शन कर दिया, तो भैया आपको इसको चेंज भी तो करना पड़ेगा ना बेटा। यस मैम। हाँ बोलो बोलो। मैम आपने फॉर्मूला बताया था जो ई नोट सेल था, ई नोट कैथोड माइनस एनोड, वो मैम डायरेक्टली इसमें ये वाला फॉर्मूला भी लग सकता है ना, ई नोट वो सेल भी लगा इक्वल टू ई नोट सकते हो, कैथोड माइनस एनोड। हाँ ऐसे भी कर सकते हो। देखो देखो तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही कि मेरे वाला ही, मतलब जो मैं बता रही हूँ वो करो। एक काम करो, मैंने क्या बताया था, ई नोट सेल क्या होता है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो पहले इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करो, इसको बनाओ -0.76 और इसको बनाओ प्लस का 0.80। अब देख लो किसकी वैल्यू ज्यादा है, 0.80 कैथोड की तरह बिहेव करेगा, माइनस इंटू -0.76, ऐसे भी आप कर सकते थे, ठीक है। लेकिन ऐसा करना ज्यादा आसान रहेगा, जब आपको मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी तब आपको पता लगेगा कि मैम यही वाला सही तरीका है, क्योंकि इसमें ना बहुत गलतियां होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ इसको देख लेते हैं कि ये ज्यादा है तो डायरेक्ट वो कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत करना, गड़बड़ हो जाएगी। या तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करो, अदरवाइज फिर उसको इस वाले मेथड से करो। समझे कि नहीं? मैम हमें हमेशा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन होगी। नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं है बच्चे, रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकती है। कैलकुलेशन तो कुछ है ही नहीं बेटा, सिर्फ दोनों को ऐड ही तो किया, 0.76 प्लस 0.80 को बेटा।
एक और क्वेश्चन करो ताकि अच्छे से समझ में आए। एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो आपको एक कॉपर सल्फेट दिया गया है, उसमें कॉपर की रोड है सपोज, और एक निकल सल्फेट का सॉल्यूशन है जिसमें निकल की रोड है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रही। और आपको गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। देखो अब मिनाल इसमें रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है 0.34 वोल्ट और निकल का दे रखा है -0.25 वोल्ट। ये आपको गिवन है। आपको क्या करना है, एक तो सेल रिएक्शन लिखनी है, दूसरा आपको ये बताना है ई नोट सेल क्या होगा, तीसरा आपको ये बताना है कि कौन सी इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगी। देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो मैं क्या लिखी जा रही हूँ? यस मैम। यस और मैम। जो फोर्थ वाला होगा वो आपको बताना है सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी। कर लोगे या समझाऊं? समझा देती हूँ। एक काम कर रही हूँ, मैं ही समझा रही हूँ, तुम मत बोलना, ठीक है? ताकि जिसको नहीं भी आता वो कर लेगा। देखो बच्चे, दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, तो डिसाइड कर लो किसकी वैल्यू ज्यादा है। कॉपर की वैल्यू ज्यादा है ना? यस मैम। तो अगर कॉपर की वैल्यू ज्यादा है तो मतलब वही रिड्यूस होगा, मतलब कैथोड पे कॉपर होगा और वही क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि कॉपर वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हाँ या ना? ठीक है। यस मैम। अब इसकी रिएक्शन लिख लो, या आप पहले ई नोट सेल निकालो। ई नोट सेल क्या होता है? अब तो डायरेक्ट निकल जाएगा, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब क्योंकि दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, बस 5 मिनट बेटा, 5 मिनट लूंगी। कैथोड क्या है 0.34 माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल -0.25। इसको ऐड करके निकाल लोगे, आ जाएगा ई नोट सेल, आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है। सेल रिएक्शन कैसे लिखोगे, एक बार मैं इसको इरेज कर रही हूँ। सेल रिएक्शन कैसे लिखोगे? देखो, एट एनोड पे रिएक्शन लिखो पहले तो, क्योंकि आपको सेल रिएक्शन भी बतानी है। एनोड पे कौन होगा, निकल वाला होगा, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। और कैथोड पे क्या होगा? कॉपर वाला। वेरी गुड, शाबाश। और बस बना दो सेल रिएक्शन। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन गए, निकल प्लस Cu2 प्लस निकल 2 प्लस और Cu, यही पूछा था, ये भी हो गया आपका। अब सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखोगे, ये भी सिंपल है। दो डंडे लगाओ, यहाँ पे लिखो कैथोड का और यहाँ पे लिखो एनोड का। कैथोड पे कौन है, कॉपर है, तो यहाँ पे पहले आयंस फिर मेटल। एनोड पे कौन है, निकल है, पहले आयंस फिर मेटल। बस हो गया। बताओ समझ में आ गया क्या? आज का लेक्चर इतना ही, मुझे पता है बहुत ज्यादा लेंथी हो गया ये लेक्चर। हाँ 0.59 आएगा बेटू, 0.59 आएगा। और सच्ची बताऊं, जितने यहाँ पे बच्चे हो ना, 47 स्टूडेंट्स, प्राउड ऑफ यू बच्चे, आप एंड तक बैठे रहे मेरा सुनने के लिए। क्योंकि स्टार्टिंग में 60 थे और अब सिर्फ कितने रह गए हैं, 50 के आसपास रह गए। तो इसके लिए तो मुझे प्राउड है तुम सब पे। हाँ तभी मैंने कहा था क्वेश्चन करोगे सारे